परवीन खातोला राजगुरु नवोदय क्लासेज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में हमने भिन्नात्मक संख्याओं के कुछ प्रश्नों को हल किया था। आज हम उसके और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको भी हल करेंगे और हमारा पहला प्रश्न है हमारा 13 सही 1/2 माइनस बड़ा ब्रैकेट 4 सही 1/2 माइनस मझला ब्रैकेट 3 माइनस छोटा ब्रैकेट 2 माइनस 1/2 छोटा ब्रैकेट मझला ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट बराबर क्वेश्चन मार्क लगा रखा है, यानी बराबर में क्या आएगा। और हमें यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे। अब ये जो व्यंजक हमें दिया हुआ है इसको हम बोर्डमास के नियम के द्वारा हल करेंगे। अब देखेंगे कि इसमें हमें तीनों ब्रैकेट दे रखे, छोटा भी दे रखा है, मझला भी दे रखा है और बड़ा भी दे रखा है। तो नियम के अनुसार हमें सबसे पहले हम सबसे छोटा ब्रैकेट हल करेंगे। उससे पहले हम देखते हैं कि इसमें जो कुछ भिन्नें हैं वो मिश्र भिन्न में बनी हुई है, उनको हम पहले विषम भिन्न में बदल लेंगे। तो यहाँ पर मैं प्रश्न दोबारा उतार रही हूँ। 13 सही 1/2 माइनस बड़ा ब्रैकेट 4 सही 1/2 माइनस मझला ब्रैकेट 3 माइनस छोटा ब्रैकेट 2 माइनस 1/2 छोटा ब्रैकेट मझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। अब हम इनको विषम भिन्न में बदलेंगे। तो 13 दूनी 26 और 26 में एक अंश जोड़े तो 27/2 माइनस बड़ा ब्रैकेट 2 चौक 8 और 8 में एक अंश जोड़े तो 9/2 माइनस मझला ब्रैकेट 3 माइनस छोटा ब्रैकेट 2 माइनस 1/2 छोटा ब्रैकेट मझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। अब हम सबसे छोटे ब्रैकेट को हल करेंगे। तो देखिए हमारे छोटे ब्रैकेट में 2 में से 1/2 को हमें घटाना है। तो हम जो आगे हमारी भिन्नें लिखी हुई है उनको वैसे की वैसे ही लिख देंगे। तो 27/2 माइनस बड़ा ब्रैकेट 9/2 माइनस मझला ब्रैकेट 3 माइनस। अब हमें ये छोटा ब्रैकेट हल करना है। अब यहाँ पर हम रुक जाएंगे और इसको हल करेंगे। तो यहाँ 2 एक संख्या है, 2 में से 1/2 घटाना है। तो 2 को भी हम यहाँ पर भिन्न बना लेंगे और भिन्न बनाने के लिए बटा में हम 1 लिख देंगे। अब आसानी से हम इसको घटा सकते हैं। अब 1 और 2 यहाँ जो इनका जो हर है वो क्या है, असमान है। तो यहाँ असमान हर वाले भिन्नों को जब घटाया जाता है तो हरों का लसन निकाला जाता है, यानी हरों को समान किया जाता है और समान करने के लिए हरों का लसन निकाला जाता है। तो 1 और 2 का हम लसन निकालेंगे भाज्य गुणनखंड विधि से। तो 2 में 2 का भाग जाता है, तो यहाँ पर इनका लसन 2 ही आएगा। तो यहाँ लसन को हम हर के रूप में लिख देंगे और छोटा ब्रैकेट भी हम लगा देंगे क्योंकि अभी तक हमारा छोटा ब्रैकेट हल नहीं हुआ है। तो 1 का भाग हम 2 में देंगे, यानी हर का भाग हम लसन में देंगे। तो 1 का भाग 2 में जाता है 2 बार, 1 दूनी 2 और 2 को जब हम अंश से गुणा करते हैं यानी 2 से गुणा करते हैं तो 2 दूनी 4। आगे घटाने का निशान है, घटाने का निशान लगा देंगे। फिर हम 2 का भाग 2 में देंगे तो 1 बार जाता है, 2 एकम 2 और 1 को जब हम अंश से गुणा करेंगे तो 1 एकम 1। छोटा ब्रैकेट मझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। अब आगे हम हल करेंगे। तो 27/2 माइनस बड़ा ब्रैकेट 9/2 माइनस मझला ब्रैकेट 3 माइनस। अब 4 में से हमें 1 घटाना है, तो 4 में से 1 गए तो हमें हमारे बचेंगे 3 और बटा में 2। अब हमारा छोटा ब्रैकेट कंप्लीट हल हो चुका है तो इसको हम हटा देंगे। अब बच गए हमारे मझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। अब मझले और बड़े ब्रैकेट में हम मझले ब्रैकेट को पहले हल करेंगे। तो मझले ब्रैकेट में हमें दे रखा है कि 3 में से हमें 3/2 को घटाना है। तो 27/2 माइनस बड़ा ब्रैकेट 9/2 माइनस मझला ब्रैकेट। अब 3 हमारे एक संख्या है तो इसको भी हम भिन्न बना लेंगे। तो भिन्न बनाने के लिए इसके हर में 1 लिख देंगे, यानी बटा में 1 लिख देंगे। अब 1 और 2 इनके जो हर है वो समान है, तो हर को समान करने के लिए हरों का लसन निकालेंगे। तो 1 और 2 का लसन हमारे 2 ही आएगा। तो यहाँ पर 2 को हम हर के रूप में लिख देंगे। अब 1 का भाग यानी हर का भाग हम लसन में लगाएंगे। तो 1 का भाग 2 में जाता है 2 बार, 1 दूनी 2 और 2 को अंश से यानी 3 से गुणा करेंगे तो 2 3 6। आगे घटाने का निशान है, हम घटाने का निशान लगा देंगे। अब फिर अगली भिन्न है हमारी 3/2। तो 2 का भाग हम 2 में देंगे तो हमारा जाएगा 1 बार, 2 एकम 2 और 1 को हम 3 से यानी अंश से गुणा करेंगे तो 1 3 3 आ जाएंगे।
मझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। अब आगे इसको अमल करेंगे तो 27/2 माइनस बड़ा ब्रैकेट 9/2 माइनस, अब 6 में से 3 गए तो 3 बचेंगे और बटा में 2। अब हमारा मझला ब्रैकेट कंप्लीट हल हो चुका है, इसलिए इसको हटा देंगे। अब हमारे बड़ा ब्रैकेट बचा है। अब इसको आगे हल करेंगे तो मैं इधर हल कर रही हूँ इसको, तो 27/2 माइनस बड़ा ब्रैकेट 9/2 माइनस 3/2। अब बड़ा ब्रैकेट हम हल करेंगे तो बड़ा ब्रैकेट में दे रखा है कि 9/2 में से हमें 3/2 को घटाना है, तो 27/2 माइनस बड़ा ब्रैकेट। अब देखिए इन दोनों के जो हर है वो समान है, यानी हमारे दोनों भिन्ने समान हर वाली है, यानी समान हर वाली भिन्नों को जब घटाया जाता है तो हर तो नीचे जो लिखा हुआ है इस भिन्नों में वही रहेगा और जो हमारा अंश है वो घट जाएगा, यानी जो अंश दे रखे वो हमारे घट जाएंगे और जो हर दे रखे वो लस के रूप में हम नीचे लिख देंगे। तो अब 9 और 3 को हम यहाँ पर अंशों को घटा लेंगे, 9 माइनस 3 और बड़ा ब्रैकेट 27/2 माइनस, अब 9 में से 3 गए तो हमारे बचेंगे 6, 6/2, यानी हमारा बड़ा ब्रैकेट भी कंप्लीट हल हो चुका है, इसलिए वो भी हमारा हट जाएगा। अब हमें घटाना है 27/2 में से 6/2, तो यहाँ पर ये दोनों भी हमारी समान हर वाली भिन्ने हैं, तो समान हर वाली भिन्नों को जब घटाया जाता है तो इनके दोनों के जो हर 2 है तो उसको हम लस के रूप में नीचे लिख देंगे और ये इनके जो अंश है वो हमारे घट जाएंगे, यानी 27 माइनस 6, और 27 में से 6 जाते हैं तो हमारे बचेंगे 21, 21/2। अब 21/2 हमारी एक विषम भिन्न है, इसको हम मिश्र भिन्न में बदलेंगे, तो 2 का भाग हम 21 में लगाएंगे, तो 2 एकम 2, एक बार गया और आगे हम 1 उतारते हैं तो 1 में भाग नहीं गया तो भाग टूट गई 0, यानी 2 का भाग किस में 10 बार गया तो यहाँ पर 10 तो हमारा पूर्णांक बन गया और एक शेषफल बचा वो हमारा अंश बन जाएगा और जो हर 2 था वो 2 ही रहेगा, यानी इसकी जब हम मिश्र भिन्न बनाते हैं तो 10 सही 1/2 होते हैं। अब हमारे ऑप्शन की तरफ हम चलते हैं तो ए ऑप्शन दे रखा है हमें 10 सही 3/2, तो ये हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। बी में हमें दे रखा है 11 सही 1/2, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। और सी में दे रखा है हमें 10, तो ये भी गलत हो जाएगा। और डी नंबर दे रखा है 10 सही 1/2, जो बिल्कुल हमारा आंसर सही हो जाएगा, यानी अगर हम नियम से करेंगे तो हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। अब हम नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। प्रश्न है हमारा, एक तार 2 सही 3/4 मीटर लंबा है, वो 2 भागों में टूट जाता है। एक भाग दूसरे भाग से 5/8 मीटर बड़ा है। तार के बड़े भाग की लंबाई है, यानी तार के बड़े भाग की लंबाई हमें बतानी। अब देखिए ऐसा प्रश्न हमने पिछले वीडियो में भी किया था, लेकिन यहाँ पर जो प्रश्न की जो भाषा है वो बदल दी गई है, लेकिन मतलब वही है। कैसे देखिए, एक तार की हमें लंबाई दे रखी है, यानी कुल कितनी लंबाई इसकी 2 सही 3/4 मीटर। अब वो 2 भागों में टूट गया, इसका मतलब 2 अलग अलग भाग हो गए, यानी दोनों भागों की कुल लंबाई है दे रखी। एक भाग दूसरे से 5/8 मीटर लंबा है, इसका मतलब है कि दोनों के बीच का अंतर हमें 5/8 मीटर दे रखा है। तो बोला है कि तार के बड़े भाग की लंबाई ज्ञात कीजिए। जैसे हम बड़ी भिन्न छोटी भिन्न निकालते हैं ना, वैसे यहाँ पर बड़े भाग की लंबाई पूछिए, तो वही सूत्र हमारा यहाँ पर लगेगा, यानी सवाल वही है, लेकिन सवाल की जो भाषा है यहाँ बदल दी गई है। तो सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से पूछा गया है। तो यहाँ पर हम बड़े भाग की लंबाई निकालेंगे तो हम सूत्र लगाएंगे, तार के बड़े भाग की लंबाई बराबर, तो बड़े भाग यानी बड़ी भिन्न निकालने के लिए हमारा सूत्र होता था योग प्लस अंतर बटा में 2, योग प्लस अंतर बटा में 2। तो यहाँ पर योग कितना दे रखा है, 2 भागों में टूट गया, इसका मतलब कुल लंबाई है यहाँ पर, ठीक है। 2 भागों में टूट गया, यानी दोनों का योग कितना दे रखा है, 2 सही 3/4, 2 सही 3/4। एक भाग दूसरे से 5/8 मीटर है, इसका मतलब है दोनों के बीच का अंतर है 5/8, तो अंतर हो गया हमारे 5/8 और बटा में 2। अब इसको अमल करेंगे तो पहले ये जो हमारी मिश्र भिन्न है इसको हम साधारण भिन्न में बदल लेंगे, तो 4 दूनी 8, 8 और 3 अंश जोड़ेंगे तो 11, 11/4 प्लस 5/8
बटा में 2। अब यहाँ पर 11/4 प्लस 5/8 को हमें जोड़ना है, तो दोनों के हर क्या है, हमारे असमान है। और जब हर असमान होते हैं तो हरों को समान किया जाता है। हर हरों को समान करने के लिए हरों का लसर निकाला जाता है। तो यहाँ पर 4 और 8 का हम लसर निकाल लेंगे। तो देखिए 4 और 8 का हम लसर भाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे। तो 4 8 में 2 का भाग जा रहा है, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। फिर 2 का जा रहा है 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर 2 का जा रहा है 2 एकम 2। तो 2 गुणा में 2 गुणा में 2, यानी लसा आया है हमारे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब ये लसा आया है, इसको हम यहाँ हर के रूप में लिख देंगे। तो यहाँ 4 और 8 का लसा आया है हमारा 8। अब 4 का भाग हम 8 में लगाएंगे, यानी हर का भाग लसा में लगाएंगे। तो 4 का भाग 8 में जाता है, 4 दूनी 8 2 बार। अब 2 को अंश से यानी 11 से गुणा करेंगे तो 11 दूनी 22। आगे प्लस का निशान है, प्लस का निशान लगा लेंगे। अब 8 का भाग हम 8 में लगाएंगे, नहीं हर का भाग हम लसा में लगाएंगे। तो 8 का भाग 8 में जाएगा एक बार, 8 एकम 8। और 1 को हम अंश से यानी 5 से गुणा करेंगे तो 5 एकम 5। और बटा में है हमारे 2। अब आगे हम हल करेंगे तो 22 में हम 5 जोड़ते हैं तो हमारे होते हैं 27। तो 27 बटा में 8 भाग प्रतिलोम होता है 1 बटा में 2। कितना होता है, 1 बटा में 2। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या, अगर ये भिन्न कट रही है तो हम काट लेंगे, और नहीं कट रही है आपस में तो अंश को अंश से गुणा कर देंगे, हर को हर से। तो देखिए 27 8 से नहीं कट रहा, और 2 27 नहीं कट रहे हैं, और 8 1 ये भी नहीं कट रहे हैं, यानी 27 3 के पहाड़ी से कटेगा, या 9 से कटेगा, या 27 से। और 8 हमारे 4 से 2 से कटेगा, 2 2 से कटेगा। तो आमने सामने कोई नहीं कट रही है तो अंश को अंश से गुणा कर लेंगे और हर को हर से। तो 27 को 1 से गुणा किया तो 27 एकम 27, और 8 में तो 16 एकम 16, 16 दूनी 32 ज्यादा हो जाएंगे, एक बार गया तो एक तो हम यहाँ पर हमारा पूर्णांक बन जाएगा। और 27 में से जब 16 जाएंगे तो हमारे कितने बचेंगे, हमारे बचेंगे 11। कितने बचेंगे, 11। और बटा में हर जो हमारा 16 था वो यथावत 16 ही रहेगा। तो हमारी इसकी मिश्र भिन्न बनी है 1 सही 1 बटा में 16, और हमारे आंसर मीटर में दे रखे तो ये मीटर में ही आएगा। अब हम हमारे आंसरों की तरफ चलते हैं। तो देखिए पहला आंसर है हमारा 1 सही 11 बटा में 16 मीटर, जो बिल्कुल हमारा उत्तर मिल रहा है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन है हमारा 1 सही 1 बटा में 16, तो ये हमारा बी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। और सी ऑप्शन हमारा 2 मीटर है, तो 2 मीटर भी गलत हो जाएगा। और डी ऑप्शन हमारा 3 बटा में 4 मीटर है, वो भी हमारा गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा आंसर होगा, यानी बड़े भाग की, तार के बड़े भाग की लंबाई हो जाएगी हमारे 1 सही 11 बटा में 16 मीटर, जो बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा ए आंसर। अब हम नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। प्रश्न है हमारा, किसी धन का 1/6 भाग उसके 1/8 भाग से 24 रुपए अधिक है, तो धन ज्ञात करें। और यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दे रखे। तो देखिए यहाँ पर हमें धन ज्ञात करना है, और धन हमारे पास नहीं है, इसलिए हम धन को एक चर संख्या मान लेंगे। क्या मान लेंगे, एक चर संख्या। तो जब हम इसको हल करेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे कि माना की धन बराबर 100 रुपए है। कितने रुपए हैं, 100 रुपए। हमने कहा कि माना की धन 100 रुपए है, ठीक है। अब देखिए इस सवाल के 2 समीकरण हम बनाकर हल कर सकते हैं। दोनों समीकरण में यहाँ पर बना रही हूं, और एक समीकरण से हम इसको हल कर लेंगे। अब आपकी इच्छा अनुसार आप किसी भी समीकरण से उसको हल कर सकते हैं। तो देखिए किसी धन का 1/6 भाग क्या था, उसके 1/8 भाग से 24 अधिक था। इसका मतलब है कि दोनों भागों के बीच में अंतर कितने का आ रहा है, 24 रुपए का आ रहा है। तो एक समीकरण तो हमारा बन जाएगा। जैसे हमने धन मान लिया यहाँ पर x, तो यहाँ धन की जगह हम x लिख देंगे कि धन यानी x का 1/6 भाग और उसके 1/8 यानी उसका 1/8, यानी धन का 1/8, x का 1/8, दोनों के बीच का अंतर का मतलब घटाते हैं, तो घटाते हैं तो बराबर कितने आते हैं, 24 रुपए अधिक है, तो ये 24 रुपए हो गया। एक समीकरण तो हमारा ये बन गया। अब इसका हम दूसरा समीकरण भी बना सकते हैं कि 24 रुपए अधिक है क्या, 1/6 भाग उसके 1/8 भाग से 24 रुपए अधिक है। तो दूसरा समीकरण क्या बनेगा कि धन x था, x का 1/6 भाग क्या है,
उसके यानी धन के 1/8 भाग से 24 अधिक है। 24 अधिक का मतलब है जोड़ देंगे, तो इसमें हम 24 जोड़ देंगे, तो दूसरा समीकरण हमारा ये हो गया। अब मैंने इसके 2 समीकरण बना लिए हैं, अब दोनों में से हम किसी भी समीकरण से इसको हल कर सकते हैं। तो हम पहले समीकरण से इसको हल करते हैं, तो इसको हल करेंगे तो x का मतलब क्या होता है, गुणा। तो का मतलब गुणा 1/6 माइनस x का मतलब गुणा 1/8 बराबर 24। अब देखिए इसको हल करेंगे तो देखिए ये बोर्ड मास के हिसाब से हम देखेंगे तो देखिए घटाओ और गुणा में गुणा हमारा पहले हल होगा। तो यहाँ पर x को जब 1 से गुणा करेंगे तो x ही आएगा, 1 का में लिखने की जरूरत नहीं है, 1x लिखने की जरूरत नहीं है, बटा में 6। आगे घटाने का निशान, x को फिर 1 से गुणा करेंगे तो x ही आएगा, 1 का में आगे लिखने की जरूरत नहीं है, और बराबर में 24। अब ये दोनों भिन्नति हमारी x वाली हो गई, यानी x/6 में से हमें x/8 को घटाना है। तो ये दोनों के जो हर है वो असमान है, और जब हर असमान होते हैं तो हरों को समान किया जाता है, और हरों को समान करने के लिए हरों का लसअ निकाला जाता है। तो यहाँ हम 6 और 8 का लसअ अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल लेंगे। 6 और 8 का लसअ हम अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे। तो 6 और 8 में 2 का भाग जाता है, 2 तिया 6, 2 चौक 8, फिर 2 का जा रहा है, 3 में नहीं जा रहा, 3 को हम ऐसे ही लिख देंगे। 4 में जा रहा है 2 बार, 2 दूनी 4, फिर 2 का 2 में जा रहा है 1 बार, 3 में नहीं जा रहा तो 3 को ऐसे ही लिख देंगे, 2 एकम 2। अब 3 में 3 का ही जाएगा, 3 एकम 3, तो 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, यानी हमारे 6 और 8 का लसा आया है 24। अब लसों को हम यहाँ पर हर के रूप में लिख देंगे। अब हर का भाग हम लस में लगाएंगे, 6 का भाग हम 24 में लगाएंगे, तो 6 का भाग 24 में जाएगा 4 बार, 6 चौक के 24, और 4 को हम अंश यानी 1 से गुणा करेंगे तो हमारे आ जाएगा 4x। तो हमारी जो संख्या होती है वो आगे आता है, और जो चर होता है वो हमारा पीछे लिखना होता है, ठीक है। अब फिर 8 का भाग हम 24 में लगाएंगे, यानी 8 का भाग हम लसम में लगाएंगे, तो 8 का भाग 24 में जाएगा 3 बार, 8 तिया 24, और 3 को हम अंश यानी 1 से गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3x, और बराबर में 24 है वो तो बराबर में रहेंगे। अब देखिए यहाँ पर अंश घटेंगे तो 4x में से 3x गए तो बचेंगे हमारे 1x, और 1x को हमें लिखने की जरूरत नहीं है, हम 1 से लिखेंगे, x बटा में 24 बराबर 24। अब हमें धन x माना था तो हमें x का मान ज्ञात करना है, तो हमारा जो x है वो यहाँ पर रह जाएगा, और जो हमारा ये 24 है बटा में भाग के रूप में, तो जब हम पक्षांतरण करते हैं यानी संख्याओं का जब हम पक्षांतरण करते हैं तो 24 जो भाग है, तो भाग जब इधर आएगा तो भाग किस में बदल जाएगा, गुणा में बदल जाएगा। तो 24 गुणा में 24 हमारे हो जाएगा, और 24 को जब हम 24 से गुणा करते हैं तो 576 रुपए हमारे आ जाएंगे। अगर आपको 24 का पहाड़ा नहीं आता है तो देखिए 24 चौक 96, 96 के 6 हासिल के लग गए 9, 24 दूनी 48, और 48 में जब हम 9 जोड़ेंगे तो 57 हो जाएंगे। और ऐसे भी कर सकते हैं कि 24 का वर्ग होता है हमारा 576, तो ऐसे भी हम कर सकते हैं। तो हमारा आंसर आया 576 रुपए, यानी एक समय ने धन माना था तो हमारा धन आ गया 576 रुपए। दूसरा समीकरण हमारा ये, इसमें भी हम रख के करेंगे तो वो भी आंसर हमारा 576 ही आएगा। हमने यहाँ पर दोनों समीकरण मैंने यहाँ पर बना दिए। अब आपकी इच्छा है, आप पहले समीकरण से भी हल कर सकते हो और दूसरे वाले समीकरण से भी हल कर सकते हो। अब हमारे आंसरों की तरफ चलते हैं, तो ऑप्शन ए है हमारा 500 रुपए, जो बिल्कुल गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन है हमारा 576 रुपए, जो बिल्कुल सही हो जाएगा। सी ऑप्शन है हमारा 192, जो बिल्कुल गलत हो जाएगा, और डी ऑप्शन है हमारा 144, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। प्रश्न है हमारा, एक संपत्ति के आधे भाग का मूल्य 480 रुपए है, तो उसके 1/6 भाग का मूल्य होगा, ये हमें निकालना है। संपत्ति का मतलब धन, और आधे भाग का मूल्य दे रखा है। आधे का मतलब क्या होता है, 1/2। चाहे तो हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको पूरा विस्तार से हल करके इसको बताऊंगी। तो आधे का मतलब होता है 1/2, यानी संपत्ति का जो आधा भाग था 1/2, उसका मूल्य 480 रुपए में दे रखा है, तो उसके 1/6 भाग का मूल्य हमें निकालना है। तो पहले हमें संपत्ति निकालनी पड़ेगी कि हमारी संपत्ति कितनी है। जब हमारी संपत्ति आ जाएगी तो फिर उसका हम 1/6 भाग निकाल लेंगे। तो यहाँ पर संपत्ति हमारे पास नहीं है, तो हम संपत्ति को मान लेंगे। तो हम लिखेंगे कि माना की संपत्ति बराबर हमारे
एक्स है। कितनी है हमारे पास संपत्ति? 100 रुपए है। ठीक है, 100 रुपए लिख दिए। ठीक है, यानी चर हमने यहाँ पर मान लिया कि माना कि संपत्ति हमारे 100 रुपए। अब संपत्ति मान ली और संपत्ति के आधे भाग का मूल्य क्या दे रखा है? 480। तो यहाँ पर समीकरण बन जाएगा संपत्ति हमारी x है और x का 1/2, आधे का मतलब क्या होता है? 1/2, और उसका मूल्य कितना दे रखा है? 480 रुपए। तो यहां से हमें संपत्ति मिल जाएगी। तो इसको आगे हल करते हैं। तो x का मतलब गुणा 1/2 बराबर 480 रुपए। ठीक है, अब x का मैं मान निकाल तो x यहाँ रह जाएगा, 480 भी अपनी जगह रहेंगे। अब 1/2 था, उसको उठाकर हम इधर बराबर की यानी 480 की तरफ लेके आएंगे, यानी 1/2 का हम पक्षांतरण करेंगे। तो 1/2 भी जब उठकर इधर आएगी तो वो 2/1 हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, यानी जो अंश था वो तो हर बन जाएगा और जो हर है वो अंश बन जाएगा। यानी एक जो हमारा गुणा में था वो भाग में आ जाएगा और 2 हमारा जो भाग में था वो गुणा में आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा हमारे 2/1। तो x बराबर क्या आया हमारे? अब नीचे एक का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो अंश को अंश से गुणा कर देंगे। 2 को 480 से गुणा करेंगे तो 2 को 0 से गुणा किया तो 0, 2 8 16 के 6, हासिल का 1, 2 चौका 8 1 9, यानी 960 रुपए हमारी संपत्ति आ गई। जो हमने धन माना था, संपत्ति का मतलब धन, तो धन हमारे 960 रुपए आ गए। अब आगे भी हमें हल करना है। हमें कहा है कि उसके 1/6 भाग का मूल्य क्या होगा। तो हमारी संपत्ति कितनी आई थी? संपत्ति बराबर हमारे आई है 960 रुपए। अब उसका क्या निकालना है हमें? 1/6 भाग। तो 960 का 1/6 भाग हम यहाँ पर निकालेंगे। तो 960 का मतलब गुणा 1/6। अब देखते हैं 6 के पहाड़ से करते हैं क्या। तो यहाँ पर देखिए 6 के पहाड़ से हमारे कट जाएंगे। 6 से नहीं काटे तो हम 2 से भी काट सकते हैं। हमने भाजकता का नियम पढ़ रखा है कि इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो तो संख्या 2 से पूरी बार विभाजित होती है। 3 से भी हम इसको काट सकते हैं, क्योंकि अंकों का जब योग करते हैं तो 9 और 6 होते हैं 15, 15 में 3 का भाग जा रहा है, इसका मतलब 960 में भी जाएगा। और 6 में 3 का भाग जाता है 2 बार, तो 3 से भी हम काट सकते हैं। 2 से पहले काट कर फिर आगे काट सकते हैं, और चाहे तो हम 6 से भी इसको काट सकते हैं। तो 6 से कट रही है तो 6 से भी हम इसको काट लेंगे। 6 एकम 6 और 6 से 6 एकम 6, यहाँ बच गए हमारे 3। आगे 3 6 उतारते तो हमारे हो गए 36। तो 36 में 6 छक्के 36, और आगे 0 बचता है, 0 में भाग दिया तो भाग टूट की 0। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारा? 160। अगर आपको ऐसे भाग देना नहीं आता तो इस सरल तरीके से भी हम भाग लगाकर देख सकते हैं। यानी 6 का भाग हम 960 में लगा देंगे तो 6 एकम 6, 9 में से 6 गए तो 3 बच गए, आगे उतारे 6 तो 6 छक्के 36, कितने बच गए? 0 0, और आगे उतारे 0। अब आगे उतारने पर भाग नहीं गया तो भाग टूट की 0, तब भी हमारे 160 ही आएंगे। तो इस तरीके से भी आप हल कर सकते हैं। तो हमारे जो संपत्ति था उसका 1/6 भाग का मूल्य आ गया हमारा 160 रुपए। अब ये हमारा आंसर हो गया है। अब हम ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो ए ऑप्शन है हमारा 80 रुपए, जो बिल्कुल गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन है हमारा 240 रुपए, ये भी हमारा आंसर नहीं आया था, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन है हमारा 160 रुपए, तो ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और देखिए डी ऑप्शन में 960 रुपए दे रखे हैं। अगर किसी बच्चे ने इस प्रश्न को अधूरा हल कर दिया तो 960 भी हमारे यहाँ पर संपत्ति का मूल्य आया था, यानी संपत्ति का मान आया था। तो कोई जल्दबाजी में अधूरा हल करे तो उसका आंसर डी में मिल सकता है। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। तो डी ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। प्रश्न है हमारा, एक बर्तन 2/3 पानी से भरा हुआ है। यदि इस बर्तन को पूरा भरने के लिए 50 लीटर पानी और चाहिए तो बर्तन की क्षमता क्या होगी। यानी एक बर्तन है जिसमें अभी 2/3 पानी भरा हुआ है। अब 2/3 का मतलब है 2/3, 2/3 पानी भरा हुआ है, और अगर उसमें 50 लीटर पानी और डाल देते हैं तो वो बर्तन पूरा भर जाएगा। यानी पूरा भरने के लिए 50 लीटर पानी और चाहिए। तो पूछा गया है कि बर्तन की क्षमता क्या होगी, यानी बर्तन में कुल कितना पानी आता है, ये हमसे पूछा गया। क्षमता का मतलब होता है कि बर्तन में कुल कितना पानी आता है। अब इस सवाल को भी हम 2 समीकरणों द्वारा हल कर सकते हैं। दोनों समीकरण में यहाँ पे बना रही हूं। अब जिससे आपको अच्छा लगे उस समीकरण से आप उसको हल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें बर्तन की क्षमता नहीं दे रखी, इसलिए हम मान लेंगे माना कि
बर्तन की क्षमता बराबर, क्षमता मतलब कुल कितना पानी इसमें आता है, बराबर है 1 लीटर। हम एक चर मान लेंगे, हमने मान लिया कि माना कि बर्तन की क्षमता हमारे 1 लीटर है, ठीक है। अब हम पहला समीकरण बनाते हैं, तो ये कितना भाग भरा हुआ है, 2/3 भरा हुआ है, यानी x का 2/3 यानी 2/3, 2/3 का मतलब 2/3, यानी 2/3 भाग ये भरा हुआ है, बर्तन का 2/3 भाग भरा हुआ है, और इसे पूरा भरने के लिए 50 लीटर पानी चाहिए। यानी इसमें अगर हम 50 लीटर पानी जोड़ देते हैं तो बराबर में जो हमारा बर्तन है वो पूरा भर जाएगा, यानी 1 लीटर पानी पूरा हो जाएगा। एक समीकरण तो हमारा ये बन जाता है। दूसरा समीकरण हम बनाएंगे, तो देखिए हमने बर्तन की क्षमता मान ली x, तो पूरे बर्तन में से, यानी बर्तन जो भरा हुआ है उस पूरे पानी में से हम उसका 2/3 निकालेंगे। 2/3 जो भरा हुआ था अगर उसको हम निकाल लेते हैं तो बराबर में 50 लीटर पानी हमारा बच जाता है। ये हमारे पास 2 समीकरण हो गए। अब हम दोनों में से एक समीकरण से इसको हल कर लेंगे। तो हम पहले समीकरण से इसको हल करते हैं, तो देखिए x का मतलब गुणा 2/3 प्लस 50 बराबर 1 लीटर, ठीक है। अब देखिए, अब बोर्ड मास के हिसाब से ये गुणा और जोड़े, तो गुणा को पहले हल करेंगे, तो देखिए 2 को 1 से गुणा करते हैं तो 2x/3 प्लस 50 बराबर x, ठीक है। अब देखिए ये x वाली x संख्या है और यहाँ पर ये x वाली भिन्न है, तो हम x वाली को x के साथ ले आएंगे, यानी ये जो हमारा 50 है वो यहाँ रह जाएगा, बराबर x हमारे यहाँ पर है, और 2x/3 जो हमारे इसके 50 के साथ जुड़ रही थी, जब हम इसका पक्षांतर करेंगे तो प्लस की जो संख्या होती है इधर आते माइनस की हो जाएगी, अगर माइनस की तो वो प्लस में हो जाती है। तो यहाँ पर हमारे 2x/3 प्लस में थे, तो इधर आते हमारे माइनस में हो जाएंगे 2x/3। चाहे तो हम यहाँ पर भी इसको हल कर सकते हैं, यानी 50 के नीचे हम 1 मानकर यहाँ पर भी हल कर सकते हैं। तो देखिए 50 बराबर, अब x हमारे संख्याएं भिन्न नहीं है तो इसको बटा में 1 लिखते हैं, ये भिन्न बन जाएगी x/1। अब 1 और 3 का हम लसा लेंगे तो 3 में 3 का ही भाग जाता है, 1 का तो करना ही नहीं कुछ, तो यहाँ पर 3 का लसा आ जाएगा हमारा 3। अब 1 का भाग हम 3 में, यानी हर का भाग हम लस में लगाएंगे, तो 1 का भाग 3 में जाता है 3 बार, 1 तिया 3, और 3 को हम अंश यानी 1 से गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3x। आगे घटाने का निशान है, हम घटाने का निशान लगा देंगे, फिर हम 3 का भाग 3 में देंगे, यानी हर का भाग लस में देंगे, तो 3 का भाग 3 में जाएगा हमारा 1 बार, 3 एकम 3, और 1 को अंश से गुणा करेंगे, यानी अंश से हमारा 2x, तो 2x से गुणा करेंगे तो हमारा 1 को 2x से गुणा करेंगे तो 2x ही आएगा। अब आगे हम हल करेंगे, तो 50 बराबर 3x में से 2x घटाएंगे तो हमारे बचेंगे 1x, और 1 को आगे लिखने की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि एक x के साथ पहले ही छुपा हुआ है, और बटा में हमारे 3। अब आगे हम इसको हल करेंगे, तो देखिए हमारा था 50 बराबर x/3, ये आया था। अब हमें यहाँ पर x का मान ही तो निकालना है, हमें बर्तन की क्षमता तो निकालनी है, तो हमारा x तो यहाँ रह जाएगा, और जो हमारा 3 भाग में था, तो जब हम इसका पक्षांतर 50 की तरफ करेंगे तो जो भाग की संख्या है वो किसमें बदल जाएगी, गुणा में बदल जाएगी, तो 50 गुणा में 3, तो 50 को 3 से गुणा किया तो 150 लीटर बराबर x, यानी x जो हमने बर्तन की क्षमता मानी थी वो आ जाएगी हमारे 150 लीटर। अब हम हमारे ऑप्शन की तरफ चलते हैं, तो ए ऑप्शन है हमारा 150 लीटर, जो बिल्कुल सही है, यानी हमारी बर्तन की जो क्षमता थी वो 150 लीटर, यानी बर्तन में कुल 150 लीटर पानी आता है। बी ऑप्शन है हमारा 120 लीटर, जो गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन है हमारा 100 लीटर, ये भी हमारा गलत हो जाएगा, और डी ऑप्शन है हमारा 90 लीटर, ये भी हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट सवाल करते हैं। प्रश्न है हमारा, एक बांस का 1/4 भाग कीचड़ में, कोमा 1/3 भाग जल में तथा शेष 5 मीटर जल के बाहर है, तो बांस की कुल लंबाई क्या होगी। बांस का मतलब कोई लकड़ी होती है ना, उसे बोलते हैं बांस। तो बांस का क्या है, 1/4 भाग तो क्या है, कीचड़ में दबा हुआ है, और उसका 1/3 भाग जल में है, और शेष 5 मीटर जल से बाहर है। उसने बोला कि उस पूरे बांस की लंबाई क्या होगी। तो हमारे पास बांस की लंबाई नहीं है, तो हम इसको मान लेंगे, तो हम मानेंगे कि माना कि
माना कि बांस की लंबाई बराबर x मीटर है। कितनी मीटर है? x मीटर है, क्योंकि यहाँ पर आंसर भी मीटर में दे रखी है और ये हमारा जो भाग था वो मीटर में दे रखा है, इसलिए हम भी x मीटर मान लेंगे कि माना कि बांस की लंबाई बराबर x मीटर है। अब देखिए कीचड़ में कितना भाग था इसका? 1/4 भाग। तो यहाँ पर कीचड़ में कितना भाग दसा हुआ है इसका? x का 1/4 भाग। क्या दसा हुआ है? 1/4 भाग तो कीचड़ में है इसका। ठीक है, तो इसका मतलब हम निकालेंगे कि कीचड़ में कितना मीटर भाग इसका है। तो कीचड़ में बराबर x का मतलब गुणा 1/4। अब x को 1 से गुणा करते तो x और बटा में 4, यानी x/4 मीटर तो कीचड़ में दबा हुआ है। ठीक है, और 1/3 भाग जल में है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि जल में कितना भाग है इसका? तो जल में बराबर x का 1/3 भाग दबा हुआ है। ठीक है, जल में कितना भाग डूबा हुआ है इसका? x का 1/3 भाग। तो हम यहाँ निकाल लेंगे कि जल में कितना मीटर भाग इसका है। तो x का मतलब गुणा 1/3। तो x को 1 से गुणा किए तो x और बटा में 3, तो x/3 मीटर जो भाग है, सॉरी x/3 मीटर है वो जल में इसका है, बांस का। ठीक है, और शेष 5 मीटर जल से बाहर, यानी जल से बाहर भाग नहीं दे रखा मैं, उसकी लंबाई दे रखी है कि जल से बाहर 5 मीटर है। तो जल से बाहर है हमारा 5 मीटर का जो बांस है वो जल से बाहर है। इसका मतलब है कि कीचड़, जल और जल से बाहर तीनों आ गया, और तीनों को अगर हम जोड़ देंगे तो हमारे बांस की कुल लंबाई हमारे यहाँ पे आ जाएगी। एक चित्र के द्वारा मैं आपको यहाँ बता रही हूँ, जैसे यहाँ पर हमारा बांस था और इसकी पूरी लंबाई हमने मान ली है x मीटर। ठीक है, अब जैसे मान लो ये इसका कितना भाग है? 1/4 भाग है, जो कहाँ है हमारा? कीचड़ में। कहाँ पर है? कीचड़ में। ये कीचड़ में हो गया, और इसका जो 1/3 भाग था ये हमारा किसमें हो गया? यहाँ जल में। किसमें हो गया? जल में। और ये 5 मीटर जो बचा है ये किसमें हो गया? हमारा जल के बाहर हो गया, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा खंबा हो गया, पूरे ये सॉरी बांस हो गया, बांस की लंबाई हमने मान रखी है। तो ये मैंने आपको चित्र भी यहाँ पे बना दिया। अब इसको हम समीकरण बनाकर हल करेंगे। तो देखिए बांस का जो कीचड़ की जो लंबाई है हम तीनों को जोड़ लेंगे। कीचड़ की लंबाई, यानी कीचड़ में जो बांस की लंबाई है, प्लस जल में जो लंबाई है वो, प्लस जल के बाहर बराबर बांस की कुल लंबाई। बांस की कुल लंबाई यहाँ पर हमारे हो जाएगी। ठीक है, तीनों चीजों का तीनों को जोड़े तो कीचड़ में कितनी लंबाई है इसकी? x/4 मीटर, प्लस जल में कितनी है इसकी? x/3 मीटर, प्लस जल के बाहर है हमारी 5 मीटर, और बराबर में बांस की कुल लंबाई हमारी x मीटर। अब ये हमारा समीकरण बन गया है। अब इस समीकरण को हम हल कर लेंगे। तो देखिए ये दोनों तो भिन्न थी, ये नहीं है, इसको भी हम भिन्न बनाएंगे तो नीचे एक लगा देंगे। अब इनके तीनों के जो हर थे वो असमान थे, तो हरों को समान करने के लिए सबसे पहले हम हरों का लसन निकालेंगे। तो 4 और 3 और 1 का हम लसन निकालेंगे। तो एक तो लिखने की हमें जरूरत नहीं है, तो 4 3 का निकालेंगे भाज्य गुणनखंड विधि से। तो 2 दूनी 4, 3 में नहीं जाता 3 को हम ऐसे लिख देंगे। 2 एकम 2, 3 में नहीं जा रहा 3 को ऐसे लिख देंगे, और 3 में 3 का भाग जाता है एक बार। तो 2 गुणा में 2 गुणा में 3, यानी 2 दूनी 4 और 4 3 12। 12 हमारा लसा आया, इसको हम यहाँ हर के रूप में लिख देंगे। अब हर का भाग लस में लगाएंगे, यानी 4 का भाग हम 12 में लगाएंगे, तो 4 3 12 कितनी बार जाएगा? 3 बार। और 3 को जब हम अंश से यानी 1 से गुणा करेंगे तो हमारे आ जाएंगे 3x। आगे प्लस का निशान है, प्लस का निशान लगा देंगे। 3 का भाग फिर 12 में देंगे, तो 3 का भाग 12 में जाता है 4 बार, 3 चौक 12। और 4 को जब 1 से गुणा करते हैं यानी अंश से, तो आ गया हमारा 4x। आगे प्लस का निशान है, प्लस का निशान लगा देंगे। फिर 1 का भाग 12 में देंगे, यानी हर का भाग लसन में लगाएंगे, तो 1 का भाग 12 में जाता है 12 बार। और 12 को जब अंश से यानी 5 से गुणा करेंगे तो 12 पंजे 60, और बराबर है हमारे x। अब देखिए ये x वाली संख्या थी, ये भी x वाली, तो दोनों जुड़ जाएगी। तो 3x में 4x जोड़ेंगे तो हमारे हो गए 7x, प्लस 60 बटा में 12 बराबर x। ठीक है, अब आगे हल करेंगे तो हमें x का मान निकालना है।
तो देखिए ये 7x प्लस 60 तो हमारे ऊपर है अंश में, वो यहाँ रह जाएंगे। जो हर में 12 था वो भाग में था, इधर आते किस में बदल जाएगा, गुणा में। जब इसका हम पक्षांतर करेंगे और x की तरफ लाएंगे तो ये 12 x से गुणा हो जाएगा, तो 12 x हमारे ये हो जाएंगे। अब देखिए ये भी x वाली और ये भी x वाली, तो x वाली संख्या को हम लाकर इधर घटा सकते हैं। तो 60 तो हमारा यहाँ रह जाएगा और 12x और जो 7x हमारे 60 के साथ जुड़ रहे थे, जब हम इसका पक्षांतर करके हम 60 की तरफ 12x की तरफ लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा, यानी -7x हमारा हो जाएगा। तो 60 बराबर 12x में से 7x गए तो हमारे बच जाएंगे 5x। कितने बच जाएंगे, 5x। अब हमें x का मान निकालना है तो x को हम यहाँ छोड़ देंगे और 60 अपनी जगह रहेगा। और जो 5x के साथ गुणा हो रहा था, मैंने आपको पहले बताया था कि जब दो संख्याओं के बीच में कोई निशान नहीं दिया हो तो उसको गुणा का निशान मानते हैं। तो यहाँ 5 जो x है उसके साथ गुणा हो रहा है, तो इधर जब हम इसका पक्षांतर 60 की तरफ करेंगे तो ये भाग में चला जाएगा। अब 60 में हम 5 का भाग लगाएंगे तो 5 का भाग पूरी बार चला जाएगा, क्योंकि हमने 5 का भाजकता का नियम पढ़ रखा है कि जिस संख्या का इकायक अंक 0 या 5 होता है वो संख्या 5 से पूरी बार विभाजित होती है। तो 5 से काट लेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 1 बच गया, कितने हो गए 10। तो 5 दूनी 10 यानी 12 बार, 12 पंजे 60 होते, तो 12 बार कट गया, तो हमारे यहाँ आ गया 12 बराबर 1, यानी x का मान कितना आ गया हमारे 12, यानी बांस की लंबाई कितनी आ गई हमारे 12 मीटर। तो यहाँ x का मान आ गया, तो यहाँ लिख सकते हैं हम कि बांस की लंबाई आ गई हमारे 12 मीटर। क्या आ गई है, 12 मीटर आ गई है। तो इस तरीके से हमने समीकरण बनाकर इसको कंप्लीट हल कर लिया है। तो अब हम हमारे आंसर की तरफ चलते हैं। तो ए नंबर वाला हमारा ऑप्शन है 15 मीटर, तो 15 मीटर हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन है हमारा 11 मीटर, और 11 मीटर भी हमारा गलत हो जाएगा। और सी ऑप्शन है हमारा 16 मीटर, वो भी हमारा गलत हो जाएगा। और डी ऑप्शन है हमारा 12 मीटर, जो बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी बांस की कुल लंबाई क्या होगी हमारे 12 मीटर हो जाएगी। इस तरीके से हम आराम से प्रश्न को जब पढ़ेंगे और पढ़ के उसको समझेंगे तब जाकर हम उसका आंसर निकाल लेंगे, क्योंकि गणित में सबसे इंपॉर्टेंट है प्रश्न समझ में आना। अगर हमें प्रश्न समझ में आ गया है तो हम उसको आसानी से हल कर सकते हैं। अब ये हमारे प्रश्न थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस प्रश्नावली के, वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।